हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचलाइट कहानी के सारांश की। तो पंचलाइट कहानी का सारांश एकदम छोटा सा है। मैं आपको पूरे इस वीडियो में एकदम आसानी से समझा दूंगा। तो पंचलाइट कहानी का सारांश इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, जो सारांश है ये आपका 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आएगा और इसी के साथ साथ 120 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना छोटा सा है। आपको बस इसकी कहानी समझ लेनी है, आपको बस अपने शब्दों में जा कर के लिख देना है। तो कहानी मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, एकदम अच्छे से बता दूंगा। तो पूरा इस वीडियो को देखते रहें। साथ ही साथ जितने भी नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे आए हैं वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तो ये देखिए पंचलाइट कितनी ज़्यादा बार पूछी गई है। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और इसके आगे 19 भी लगा लो, बिकॉज आपकी परीक्षा में 100% आने वाली है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि कहानी किसने लिखी है। तो ये कहानी लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की है ये। ठीक है, ये एक सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई है। तो अब इसमें कहानी में हुआ क्या है ये मैं आपको शुरुआत से लेकर के आखिरी तक बताता चलता हूँ। तो अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े थे। यानी किसकी बात, कौन निकट से जुड़ा था? फणीश्वर नाथ रेणु जी, वो बहुत ही निकट से जुड़े थे और इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों से ज़्यादा मिलते उठते बैठते थे और उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफ़ी हाउस में न बैठकर अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है, उन्होंने जो अपनी कहानी लिखी है उसमें जितने भी पात्र आए हैं उनको ढूंढने में उनको किसी कॉफ़ी शॉप में बैठने की ज़रूरत नहीं थी। वो सभी ये अपनी कहानी अपने जो दोस्त यार रहते थे, जो गांव में मित्र रहते थे, उन्हीं के बीच में अपने पात्रों की गणना करते थे। यानी कि अपने सभी दोस्तों के बीच में ही वो अपने पात्र को ढूंढ करके अपनी कहानियाँ लिखा करते थे। साथ ही साथ बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं में अलंकार हैं। यानी कि उनके जितने भी दोस्त थे सब बिहार के थे और वही बिहार की पूरी कहानी यहाँ पे आपको बताई गई है। और पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है और जिस कहानी को आप पढ़ रहे हैं वो भी एक बिहार की आंचलिक परिवेश की कहानी है। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक मतलब जो टाइटल, यानी कि पंचलाइट। ठीक है, ये कथा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसी पर पूरी कहानी बेस्ड है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। यानी कि जो पढ़ने वाला है, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो अब हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम इसी को लेकर के उत्साहित हो जाते हैं। और एक लाइन छोड़ करके इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। यानी कि ग्रामीण जो लोग होते हैं, ग्रामीण की जो लाइफ स्टाइल होता है पर डे का, उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और उसी के साथ साथ ही यहाँ पे बताया गया कि गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। गोधन के द्वारा जो पेट्रोमैक्स होता है, जिसमें से आग लगा करके खाना वाना बनाया जा सकता है, उसी को जला देने से उनकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं तथा उसे मनोकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। इसी के साथ साथ इस पे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। यानी कि अगर हम किसी का आदर नहीं करते हैं तो वो भी हमारा आदर नहीं करेगा। और साथ ही साथ कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर इस कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इसी के साथ ही साथ पंचलाइट जलाने की समस्या, उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। यानी कि वो सभी जो देखता था वही सब कहानी अपनी कहानियों में लिखा करता था। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की बात कर रहे हैं। यानी कि वो जो लाइफ स्टाइल देखते थे, जो कार्य देखते थे, जो ग्रामीणों की मेहनत देखते थे, वही ज़्यादातर अपनी कहानियों में व्यक्त करते थे। ग्रामवासी जाति के आधार पर
किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं, और कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। तो यहाँ तक कि आपको इस कहानी को लिखना है। इस कहानी को लिखने के बाद ही आपको 4 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ये कहानी ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ये बस इतनी सी ही कहानी है, आपको इतने से ही लिखनी है दोस्तों। तो बस यहाँ तक आपको तैयार करना है। तो अगर आप इस कहानी को याद करना चाहते हो तो मैंने PDF इसका डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक में दे रखा है। जा कर के आप मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको इसका PDF। जा कर के मेरी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लो। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।